Good morning, friends. You are most welcome to Think Ice channel. Today we are going to discuss घटना चक्र, सामान्य विज्ञान, ई दृष्टि। ये 2022 की घटना चक्र है। ये उत्तर प्रदेश मुख्य परीक्षा और प्रीलिम्स परीक्षा के लिए हम इसको पढ़ेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। इसमें हम अनुक्रमणिका देख लेते हैं। सबसे पहले हम भारत का इतिहास देखेंगे, जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत, इतिहास का विभाजन, ताम्र पाषाण काल, वैदिक संस्कृति, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन, मगध राज्य का उत्कर्ष, भारत में विदेशी आक्रमण, गुप्त साम्राज्य, वाकाटक राजवंश, वर्धन वंश, दक्षिण भारत का इतिहास, पूर्व मध्यकाल, सीमावर्ती राज्य। फिर देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, अरबों का आक्रमण, सल्तनत काल, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, दिल्ली सल्तनत शासन व्यवस्था, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी राज्य, स्वतंत्र प्रांतीय राज्य, भक्ति आंदोलन, मुगल साम्राज्य, मुगल शासन व्यवस्था, मराठों का उत्कर्ष। फिर हम देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, मुगल साम्राज्य का पतन और विघटन, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का उदय, पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य और आंग्ल मराठा संघर्ष, सिख एवं अंग्रेज संबंध, 1857 ईस्वी का विद्रोह, धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं, ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास, भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास, ब्रिटिश कालीन आयोग और समितियां, कांग्रेस अधिवेशन और उनके प्रमुख तथ्य, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के महत्वपूर्ण तथ्य, भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं, भारत के गवर्नर और गवर्नर जनरल और वायसराय एवं उनके महत्वपूर्ण कार्य, 1947 ईस्वी से 1964 ईस्वी तक का इतिहास, अन्य प्रमुख ऐतिहासिक तथ्य। बाद में हम देखेंगे विश्व का इतिहास, पुनर्जागरण, अमेरिकी क्रांति एवं स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, रूसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, जर्मनी में राष्ट्रवाद, नाजीवाद, इटली में फासिज्म का उदय, जापानी साम्राज्यवाद, द्वितीय विश्व युद्ध, तुर्की, विविध तथ्य। इसके बाद हम भारतीय राज्य व्यवस्था देखेंगे, भारत का संवैधानिक विकास, संविधान के स्रोत, संविधान की प्रस्तावना, अनुसूची, भारतीय संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, संघीय कार्यपालिका, संसद, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, राज्य की कार्यपालिका, राज्य विधायिका, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, पंचायती राज्य, नगर पालिकाएँ, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, प्रमुख संशोधन। इसके बाद हम भूगोल देखेंगे, जिसमें हम विश्व का भूगोल देखेंगे, ब्रह्मांड, सौरमंडल, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, स्थल मंडल, चट्टान, ज्वालामुखी, भूकंप, पर्वत, महाद्वीप और प्रमुख प्रायद्वीप, वायुमंडल, जलमंडल। भारत का भूगोल देखेंगे, सामान्य परिचय, भारत एवं पड़ोसी देश, भारत का भौतिक स्वरूप, अपवाह तंत्र, भारत की प्रमुख झीलें और जलप्रपात, भारत की जलवायु, भारत की मिट्टी, भारत की कृषि, सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाएं, भारतीय खनिज संसाधन, भारत में परिवहन, भारत के उद्योग, भारत के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य, भारत की जनजातियां, भारत और अंटार्कटिका। फिर हम भारतीय अर्थव्यवस्था देखेंगे, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, भारत में नियोजन, गरीबी, कृषि, सार्वजनिक उद्यम, बैंकिंग, मौद्रिक नीति, लोक वित्त, आर्थिक समीक्षा, वित्त आयोग, कर प्रणाली, विविध। फिर इसके बाद हम देखेंगे सामान्य विज्ञान, जिसमें भौतिक विज्ञान देखेंगे, मात्रक, भौतिक राशियों की विमाएं, गति, बल, कार्य, सामर्थ्य एवं ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण, पृष्ठ तनाव, दाब, तरंग, ध्वनि, ऊष्मा, प्रकाश, विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। इसके बाद हम देखेंगे रसायन विज्ञान, प्रमुख तत्व क्या हैं,
यौगिक, बहुलक, विशेष तथ्य। जीव विज्ञान देखेंगे जिसमें जीव विज्ञान की उपशाखाएं कोशिका विज्ञान, आनुवांशिकी, वनस्पति विज्ञान, पादप, पारिस्थितिकी तंत्र, पाचन, परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, पोषक तत्व और रोग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारतीय परमाणु अनुसंधान, भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम। इसके बाद कंप्यूटर देखेंगे, फिर खेल। खेल में ओलंपिक खेल, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, शतरंज, एथलेटिक्स, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, पोलो, गोल्फ, बेसबॉल, बिलियर्ड्स, कुश्ती, वाटर पोलो, तैराकी, मुक्केबाजी, निशानेबाजी, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, हैंडबॉल, खेलों से संबंधित पुरस्कार। विविध में हम देखेंगे कला एवं नृत्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, भारतीय आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान, राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विश्व के प्रमुख संगठन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। इतिहास शब्द इति प्लस हा प्लस आस से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य है यह निश्चय था। ग्रीस के लोग इतिहास के लिए हिस्टोरिया, ISTORIA, हिस्टोरिया शब्द का प्रयोग करते थे, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बुनना। हिस्ट्री शब्द का उपयोग हेरोडोटस ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक, जिसका नाम था हिस्टोरिका, उसमें किया था। इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को 3 भागों A प्राचीन काल, B मध्यकाल, C आधुनिक काल में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिसमें वेद, पुराण, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत, स्मृति ग्रंथ आदि आते हैं। और दूसरे हैं गैर ब्राह्मण ग्रंथ, जिसमें जैन, बौद्ध आदि धार्मिक ग्रंथ आते हैं। लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ आते हैं, जीवनी आती है, इत्यादि चीज़ें आती हैं। पुरातात्विक में अभिलेख आते हैं, सिक्के आते, स्मारक आते हैं, मूर्तिकला, चित्रकला इत्यादि। साहित्यिक स्रोत देख लेते हैं। ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण ग्रंथ प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वेद। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं। वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। वेदों की संख्या 4 है। ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना संहिताओं की व्याख्या हेतु सरल गद्य में की गई है। ब्राह्मण का अर्थ है यज्ञ, अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ के अंतिम भाग है, जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। जंगल में पड़े जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा जाता है। कुल 7 आरण्यक उपस्थित हैं और उपलब्ध हैं। उपनिषद की बात करते हैं। उप का अर्थ होता है समीप, नी का अर्थ होता है निष्ठापूर्वक और सद का अर्थ होता है बैठना, अर्थात जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जा सकता है या किया जाता है, उसे उपनिषद कहते हैं। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद में हमें आर्यों के प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से उद्धृत है। उपनिषदों की संख्या 108 है, यानी उपनिषद 108 है। वेदांग। वेदों की संख्या 6 है। शिक्षा कल्प। वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद। अब बात करते हैं सूत्र की। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन हुआ। सूत्र ग्रंथ कल्प नामक वेदांग से निकले हैं। कल्प का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। श्रोत सूत्र यज्ञ संबंधी नियम। गृह सूत्र लौकिक एवं परलौकिक कर्तव्यों का वर्णन। धर्म सूत्र धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख। धर्म सूत्र से ही स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ। प्रमुख स्मृति ग्रंथ है मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पाराशर स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति इत्यादि।
मनुस्मृति सबसे प्राचीन तथा प्रामाणिक मानी जाती है। मनुस्मृति के भाष्यकार टीकाकार हैं मेघातिथि, गोविंदराज, भारुचि और कुल्लूक भट्ट। कौन कौन है मनुस्मृति के टीकाकार या भाष्यकार? मेघातिथि, गोविंदराज, भारुचि और कुल्लूक भट्ट। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार है विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपरार्क। व्याकरण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण पाणिनिकृत अष्टाध्यायी है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा थे। पुराणों के भविष्यत काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन प्रामाणिक है। महाकाव्य वैदिक साहित्य के बाद धार्मिक साहित्य में रामायण और महाभारत नामक 2 महाकाव्य महत्वपूर्ण हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं, 1 लाख, जिसके कारण इसे शतसहस्त्र संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शतसहस्त्र संहिता। महाकाव्यों से प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दशा की जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं ब्राह्मणेतर साहित्य की। बौद्ध साहित्य सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। इसके नाम हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में हैं। दीपवंश एवं महावंश से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। संस्कृत में लिखित महावस्तु एवं ललित विस्तार से महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र मिलता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। जैन धर्मों की या जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ हेमचंद कृत परिशिष्ट पर्वन है। जैन ग्रंथों का संकलन अंतिम रूप से 6ठी सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में हुआ था। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी विवरण एवं जीवनियों को रखा जाता है। ऐतिहासिक रचनाओं में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। अर्थशास्त्र को भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास एवं राजनीतिक ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अतिरिक्त विशाख दत्त की कृति का नाम मुद्रा राक्षस, सोमदेव कृत कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र कृत वृहत कथा मंजरी भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी से 11वीं शताब्दी तक कश्मीर का इतिहास ज्ञात होता है। विदेशी यात्रियों का विवरण। यूनानी और रोमन लेखक। हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस के संबंधों का उल्लेख मिलता है। सिकंदर के समकालीन नियार्कस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। किसके? नियार्कस के, आनेसिक्रिटस के और अरिस्टोबुलस के। सिकंदर के बाद के लेखकों में 3 राजदूतों मेगास्थनीज, डाइमेकस और डियोनीसियस। क्या नाम है? मेगास्थनीज, डाइमेकस, डियोनीसियस उल्लेखनीय है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया है। डायमेकस सीरियन नरेश अंटियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राजदरबार में आया था। डायोनीसियस मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। जो अशोक के राजदरबार में आया था। टॉलमी ने 2वीं शताब्दी में जियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी ने
प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। क्या क्या पुस्तक का नाम था? नेचुरल हिस्ट्री। किसने लिखी? प्लिनी ने। नेचुरल हिस्ट्री में पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों, भारतीय पशुओं आदि का उल्लेख मिलता है। पेरीप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी, पेरीप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी नामक पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। इसका लेखक पहली शताब्दी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारतीय बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। चीनी लेखक फायान 5वीं सदी में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया। उसने तत्कालीन मध्य भारत की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला। ह्वेनसांग 7वीं सदी में हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। वह भारत में 16 वर्षों तक रहा। 6 वर्षों तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। ह्वेनसांग की भारत यात्रा का वृत्तांत सी यू की नाम से जाना जाता है। ह्वेनसांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स अथवा यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इत्सिंग 7वीं शताब्दी या 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। उसने विक्रमशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालयों एवं भारतीयों की वेशभूषा तथा खान पान आदि के विषय में लिखा। मा त्वान लिन ने हर्ष के पूर्वी अभियानों तथा चाओ जू कुआ ने चोलकालीन इतिहास पर प्रकाश डाला है। चीनी यात्री सुंग युन 518 ईस्वी में भारत आया था। अरबी लेखक अलबरूनी 11वीं शताब्दी या 11वीं सदी में महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। उसने तहकीक-ए-हिंद अथवा किताबुल हिंद नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें राजपूतकालीन धर्म, समाज, रीति रिवाज आदि का विस्तृत वर्णन है। अलबरूनी ज्योतिष, गणित, विज्ञान, अरबी, फारसी तथा संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था। 9वीं सदी में भारत आने वाले अरबी यात्री सुलेमान ने पाल एवं प्रतिहार शासकों के तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक दशा का वर्णन किया है। बगदाद से भारत की यात्रा पर आने वाले अल मसूदी ने राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी दी है। अन्य विदेशी लेखक में इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत रहला है। यह 14वीं सदी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। तारानाथ एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। मार्को पोलो 13वीं सदी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। पुरातात्विक स्रोत में प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्रियां सर्वाधिक प्रामाणिक हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां तथा चित्रकला आदि आते हैं। अभिलेख सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया माइनर के बोगजकोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व में मिला था। बोगजकोई अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण तथा नासत्य यानी अश्विन वैदिक देवताओं का उल्लेख है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो लगभग 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। मास्की, गुर्जरा, निट्टूर एवं उडेगोलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है। अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी तथा अरामेइक लिपियों में मिलते हैं। क्या क्या लिपि हैं? ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी और अरामेइक। यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेस नगर विदिशा मध्य प्रदेश से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख से 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में भागवत धर्म के विकसित होने के साक्ष्य मिले हैं। मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकर श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। तो सती प्रथा का पहला साक्ष्य कहाँ से मिलता है? भानुगुप्त के एरण अभिलेख से। कब मिला था ये? 510 ईस्वी में मिला था।
अब बात करते हैं सिक्कों की। सिक्के का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। प्राचीन काल में सिक्के तांबे, चांदी, सोना और सीसा धातु से बनाए जाते थे। भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के हैं, जो ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहते हैं। सातवाहनों ने सीसे के तथा गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। सर्वप्रथम लेख वाले स्वर्ण सिक्के हिंद यूनानी इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए। अब देख लेते हैं अभिलेख और उसके शासक। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल। फिर जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्रदामन। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भितरी तथा जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन। फिर से देख लेते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख किसने बनवाया? कलिंग राजा खारवेल ने। जूनागढ़ या गिरनार का अभिलेख किसने बनवाया? गुजरात में पड़ता है, शासक रुद्रदामन ने। नासिक अभिलेख किसने बनवाया? महाराष्ट्र वाला गौतमी बलश्री ने। प्रयाग प्रशस्ति किसने बनवाया? समुद्रगुप्त ने, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन ने। मंदसौर मध्य प्रदेश में पड़ता है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय ने। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज ने, एमपी में पड़ता है। भितरी तथा जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त ने। जूनागढ़ सौराष्ट्र के आसपास पड़ता है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन ने, बंगाल में पड़ता है। मूर्तियाँ, स्मारक एवं भवन तथा चित्रकला। बरहुत, बोधगया तथा अमरावती की मूर्ति कला में जनसाधारण के जीवन की सजीव झांकी मिलती है। कौन कौन सी जगह से? बरहुत, बोधगया और अमरावती की मूर्ति कला। महलों एवं मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। अजंता, एलोरा आदि के चित्रों में मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। इतिहास का विभाजन। प्राचीन भारतीय इतिहास की विशद सामग्री को समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों से ही ज्ञात होता है, क्योंकि इस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया है। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। भीमबेटका के गुफा चित्र पुरापाषाणकालीन हैं। पहिए का प्रयोग नवपाषाण काल में हुआ। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। मानव द्वारा आग का सर्वप्रथम प्रयोग नवपाषाण काल में किया गया। मीहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन का प्रारंभ मध्यपाषाण काल में हुआ। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागौर, भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। मध्यपाषाण काल या मध्यपाषाणकालीन महदहा, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डियां एवं सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। गर्तावास के साक्ष्य भी बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की। इस काल में लेखन कला का विकास तो हो चुका था, किंतु इस काल की लिपि को पढ़ने में अभी सफलता नहीं मिल सकी है। हड़प्पा सभ्यता को इसी काल में रखा जाता है। गैरिक एवं कृष्ण लोहित मृडभांड संस्कृति इसी काल से संबंधित है। ऐतिहासिक काल, इस काल की जानकारी हेतु साहित्यिक एवं पुरातात्विक तथा विदेशी लेखकों के वर्णन मुख्य स्रोत हैं। ताम्रपाषाण काल, जिस काल में मनुष्य ने पत्थर एवं तांबे के औजारों के साथ साथ प्रयोग किया, उस काल को ताम्रपाषाणिक काल अथवा चैल्कोलिथिक या कैल्कोलिथिक काल कहा जाता है। सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग औजारों को बनाने में किया गया। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, अहाड़ तथा गिलुंद, पश्चिमी मध्य प्रदेश,
मालवा, कायथा एवं एरण और पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत। मालवा मृदभांड ताम्रपाषाण मृदभांडों में उत्कृष्टतम माने गए हैं। मालवा के जो मिट्टी के बर्तन हैं वो ताम्रपाषाण कालीन मिट्टी के बर्तनों में सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है। जौरवे स्थलों में सबसे बड़ा दैमाबाद है। अहाड़ का प्राचीनतम नाम ताम्बवती अर्थात तांबा वाली जगह है। कायथा के मृदभांडों पर प्राक हड़प्पन और हड़प्पोत्तर संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। सभी ताम्रपाषाण समुदाय चाकों पर बने काले व लाल मृदभांडों का प्रयोग करते थे। नोट: मानव द्वारा क्रमशः तांबा, कांसा और लोहे धातुओं का प्रयोग किया गया। सिंधु हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। सिंधु सभ्यता का प्रौढ़काल 2600 से 1700 ईसा पूर्व तक माना गया है। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है। नोट: सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश। पश्चिमी पुरास्थल दाश्क नदी के किनारे स्थित सुतका गेंडोर, बलूचिस्तान। उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा, जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर नैमाबाद, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र है। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता से परिपक्व अवस्था में प्राप्त होने वाले बड़े नगर मोहनजोदारो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा हैं। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक पुरास्थलों का उत्खनन गुजरात में किया गया। सिंधु वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी के विषय में जानकारी थी। लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। हरियाणा से बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। सैंधव सभ्यता के विशाल स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। राजस्थान के कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। सैंधव सभ्यता कांस्यकीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के पास स्थित है। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की भी पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। उस योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी तथा बाईं ओर गैंडा और भैंसा चित्रित किए गए हैं। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया है। नोट: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब यानी पाकिस्तानी पंजाब के तत्कालीन मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले का सर्वेक्षण करवाया। वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित के टीले का पता लगाया। मोहनजोदड़ो यानी मुअनजोदारो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम या सबसे पहले भारत में किया गया। सिंधु घाटी में कपास के उत्पादन का प्रमाण मिलता है। मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से कुबड़ वाले बैल की आकृति वाली मोहरें मिली हैं। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है। उसके बाद कुबड़ वाले बैल का अंकन है। इसको हम कहते हैं यूनिकॉर्न, एक श्रृंगी पशु को। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसका आकार 10.5:5:2.5 सेंटीमीटर है। वक्राकार ईंटें चन्हूदड़ों से मिलती हैं। लोथल तथा कालीबंगा से अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से एक वृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड की लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई 2.43 मीटर है। लोथल एवं चन्हूदड़ो से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है। सिंधु सभ्यता के वासियों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई है। घरों की खिड़कियों और दरवाजे
मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर गली की ओर खुलते थे। लोथल मात्र ऐसा नगर था जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ थे। रंगपुर एवं लोथल से धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, जिससे धान की खेती होने के प्रमाण मिलते हैं। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका आशय सिंधु सभ्यता से ही है। सिंधु सभ्यता वासी मातृदेवी को उर्वरता की देवी के रूप में पूजा करते थे। मातृदेवी पूजा, नाग पूजा, वृक्ष पूजा तथा जल पूजा के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता में मिलते हैं। मातृदेवी पूजा सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित थी। स्त्री मृण मूर्तियाँ अधिक संख्या में मिलने के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा-कालीन स्थल है जिसके दोनों टीले रक्षा प्राचीरों से घिरे हुए थे। शवों को जलाने एवं गाड़ने की प्रथाएं अंतिम संस्कार हेतु प्रचलित थीं। लोथल से 3 एवं कालीबंगा से 1 युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता के पतन का कारण और उनके मानने वाले विद्वान। कारण और विद्वान। जलवायु परिवर्तन किसने कहा? आरेल स्टाइन ने। भूतात्विक परिवर्तन M.R. साहनी ने। प्राकृतिक आपदा कैनेडी ने। बाढ़ मैके और मार्शल ने। आर्यों का आक्रमण गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर ने। प्रशासनिक शिथिलता जॉन मार्शल ने। हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर। हड़प्पा रावी के किनारे, रोपड़ सतलज के किनारे, लोथल भोगवा के किनारे, सुतकाकोह शादीकौर के किनारे, रंगपुर भादर के किनारे, कुणाल सरस्वती के किनारे, बनावली सरस्वती के किनारे, भगवानपुरा सरस्वती के किनारे, आमरी सिंधु के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु के किनारे, कालीबंगा घग्गर के किनारे, सुतकागेंडो दाश्क के किनारे। कौन सी नदी? दाश्क। आलमगीरपुर हिंडन के किनारे, कोटदीजी सिंधु के किनारे, चन्हूदड़ो सिंधु के किनारे, मांडा चिनाब के किनारे, दैमाबाद प्रवरा के किनारे, राखीगढ़ी घग्गर के किनारे। प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल। तांबा खेतड़ी राजस्थान एवं बलूचिस्तान से, लाजवर्द बदख्शा अफगानिस्तान से, फिरोज़ा और टिन ईरान से, चांदी राजस्थान की जावर एवं अजमेर की खानों से, अफगानिस्तान एवं ईरान से, सीसा अफगानिस्तान से, लेड शिलाजीत हिमालय से और गामेद गुजरात से।